Hello students, how are you all? First of all, I welcome you all to the YouTube channel of RS Public School. Myself, Mr. Shivam Dhiman, and I am your social science teacher. Today's video is for class 5th, and in this video, I will explain the lesson British Tool and the Revolt of 1857. So students, इस चैप्टर में हम अंग्रेजी सरकार और के द्वारा किया गया शासन हमारे भारत में और 1857 का विद्रोह के बारे में जानेंगे. Students, as you all know that we in ancient time we call our India as golden sparrow. हम सब जानते हैं कि हमारे भारत को प्राचीन समय में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था. ठीक है, तो इंडिया हमेशा से ही अपने मसाले, अपने टेक्सटाइल, अपने मोतियों के लिए, अपने बहुमूल्य रिसोर्सेज के लिए जाना जाता था. और यही कारण था कि जो विदेशी थे, जो फॉरेनर्स थे, वो अट्रैक्ट हुए और अट्रैक्ट होने के बाद हमारे देश में आए. ठीक है, और व्यापारी जो विदेशों से आए, वो यही कारण था कि वो हमारे देश की ओर खिंच चले आए. तो अरब जो थे वो पहले ऐसे फॉरेनर थे जिन्होंने हमारे भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किया. ठीक है, उसके बाद यूरोपियंस. तो वास्को डी गामा जो था वो एक पोर्टुगीज सेलर था जिसने पहली बार भारत तक का सी रूट डेवलप किया इन 1498. तो उसके बाद जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हमारे यहाँ ट्रेड करना शुरू किया. और जो ब्रिटिशर्स थे वो हाईएस्ट ट्रेड करते थे. उसके बाद डच, फ्रेंच और पोर्टुगीज थे. तो उनका मेन मोटिव तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने का था ईस्ट इंडिया कंपनी का, बट अपनी लालच और अपनी ग्रीड के कारण वो जो लालच था उनका वो एक इविल प्लानिंग में बदल गया. तो वे हमेशा अपने ही प्रॉफिट के बारे में सोचने लगे. और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे राजा महाराजा अपनी एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए लड़ते हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई है और कास्टिज्म है, रेसिज्म है, तो उन्होंने, और महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है, तो उन्होंने इसी कमजोरियों का फायदा उठाकर हमारे देश को टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया. और जब उन्होंने टुकड़ों में बांटना शुरू किया तो वे हमें आपस में ही लड़ाते रहे और लड़ाते लड़ाते हम यही भूल गए कि वे हमारी आपसी दुश्मनी का फायदा उठाकर हमें आपस में ही लड़ा रहे हैं और हमें हरा रहे हैं. और उनकी कुटिल नीतियों और गलत कामों के कारण हम कमजोर पड़ गए और वे हमसे ही फायदा उठाते रहे. तो बंगाल के नवाब ने इन्हें अपना जो मतलब सिराजुद्दौला जो नवाब का बंगाल का नवाब था, वो ब्रिटिशर्स के ट्रेडिंग बेस के अगेंस्ट था. कहने का मतलब ये है कि बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, वो ब्रिटिशर्स के ट्रेडिंग और व्यापार की नीतियों से इतने नाराज हुए कि उन्होंने पहले तो उनसे बात करने की सोची और उनको समझाया कि आप जो ये वर्क कर रहे हैं वो गलत है, और उनको मना कर दिया अपने राज में व्यापार करने से, ट्रेड करने से. तो अंग्रेजी सरकार ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उनके अगेंस्ट एक युद्ध छेड़ दिया. इसे बैटल ऑफ प्लेसी कहा गया, जो 1757 में लड़ा गया था. और इसमें क्या हुआ, क्योंकि हमारे जो देश के जो राजा महाराजा के पास सिर्फ और सिर्फ तलवारें, आधुनिक हथियार नहीं थे, तो वे हार गए. बंगाल के जो नवाब थे वो इस युद्ध में हार जाते हैं. सेकेंड जो था वो था बैटल ऑफ बक्सर 1764 में.
ये भी ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की कुटिल नीतियों और ट्रेडिंग मतलब करप्ट ट्रेडिंग वेज और इविल प्लान्स के अगेंस्ट लड़ा गया। बंगाल नवाब के बंगाल जो थे नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ औध एंड मुगल एम्परर्स के सपोर्ट के साथ ब्रिटिशर्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ा गया। तो बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ, वो 3 उसमें रूलर्स थे, एक नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ औध और मुगल एम्परर। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की इन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, पर फिर भी जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पावर और उनके जो हथियार थे उनके आगे इन्हें झुकना ही पड़ा। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही पावरफुल हो गई। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो धीरे धीरे टेरिटरीज को जीतने के बाद अपने कब्जे में ले रहे थे और वहां पर अपने ही लॉज, अपने ही रूल्स फिक्स कर दिया रहे थे, अपने ही लॉज जो थे एम्प्लॉय कर रहे थे वहां के लोगों पर। और उन्होंने लोकल मिनिस्टर्स या मींस आपके जमींदार लगा दिए जो टैक्स रेवेन्यूज कलेक्ट करा करते थे और वहां के पीजेंट्स या जो फार्मर्स थे उन पर अपना अधिकार जताते थे। इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स जो अपने कुटिल प्लान से भारत में अपनी जड़ें पसारने लगे, जब उन्हें देखा कि यहाँ की जनता जो है वो बहुत ही बेवकूफ है और वो जल्दी हमारी बातों में आ जाती है, तो उन्होंने इस प्लान को मतलब अपनी जो नीतियों को इस तरह से लगाया कि जो भारत की जनता है वो जल्दी उनके प्लान में आती गई और उनकी साजिशों में फंसती गई। तो इसी तरह उन्होंने ऐसी कई पॉलिसीज निकाली जिसमें आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। इसमें क्या था कि कोई भी राजा या शासक निसंतान अगर मरता था तो उसके राज्य को अंग्रेजी के सरकार के अधीन माना जाता था, वो कब्जा कर लेते थे। तो ऐसे ही कई इनजस्टिस हमारे देश में ब्रिटिशर्स के थ्रू हुए, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने भारत के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने का सोचा और जो लोकल आर्टिजन्स थे या क्राफ्ट्समैन थे उनके व्यवसाय को बिल्कुल उन्होंने चौपट कर दिया, नष्ट कर दिया और उन्होंने टैक्सेस लगाए और यहाँ से सस्ता सामान, कच्चा सामान खरीद करके उनसे गुड बना करके बाहर देशों में हाई प्राइसेस पे बेचा, जिससे कि इंडियन जो क्राफ्ट्समैन थे या वीवर्स थे या एम्प्लॉयज थे उनका घाटा होने लगा और बहुत से ऐसे स्किल पर्सन्स थे जिन्होंने अपनी जॉब इस अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या अपनी जॉब खोनी पड़ी। तो अनएम्प्लॉयमेंट का कारण भी यही था कि ब्रिटिशर्स का इनजस्टिस, ठीक है। और ब्रिटिशर्स सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने में ही इंटरेस्टेड थे, वे कभी भी किसी इंडियन पीजेंट या फार्मर्स का सपोर्ट नहीं करते थे और उनसे सामान खरीद लेते थे। उन्होंने इंडिगो और ओपियम खरीदने के लिए उगाने के लिए इंडिगो और ओपियम उगाने के लिए भारतीय किसानों को मजबूर कर दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिगो की खेती के बाद जो लैंड होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है और फार्मर्स ने इसे अनयूजेबल और मतलब बिना किसी फायदे का ऐसा क्रॉप माना जिनसे उनकी कोई भी लाइवलीहुड नहीं चल सकती थी। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई, तो उन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन करने से मना कर दिया। इंडिगो कल्टीवेशन करने पर टैक्सेस भी देने होते थे और साथ ही साथ उस फसल से उनको उनका पेट भी नहीं भरता, क्योंकि ये फसल जो थी वो सिर्फ और सिर्फ एक पाउडर ही प्रोड्यूस करी थी जिससे कि कपड़ों को रंगा या डाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इससे ना तो कोई अनाज पैदावार हो रहा था जिससे कि उनके परिवार का पेट पाल पाए वो। तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोल्जर्स को बहुत ही बैडली, उनकी स्थिति बहुत ही खराब रखी, उनको लोअर पोस्ट पे रखा, उनको कभी भी हायर पोस्ट पे रखा, उनको लेस वेजेस दिए गए और किसी भी गवर्नमेंट मतलब हाई पोस्ट पर कभी उनको रेंडर नहीं किया गया, उनको कभी भी लगाया नहीं गया, ठीक है। और
फाइन कॉटन और सिल्क प्रोड्यूसर्स जो थे या वीवर्स जो थे उनको मजबूर किया गया कि वो अपना रॉ मटेरियल उन्हें बेच दें सस्ते दामों पे, जिससे कि वो उसका कोई प्रोडक्ट बनाकर बाहर देशों में महंगे दामों पर बेचा जा सके। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स अपना ही फायदा देख रहे थे और ब्रिटिशर्स ने ज्यादा से ज्यादा किंगडम्स को अपने अधीन कर लिया, या तो उनको हरा करके या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से, जिससे कि कई राजा महाराजा या उनकी जो रानियां थी वो दासियों के रूप में आ गई। ठीक है, तो राजा महाराजा की मृत्यु के बाद कोई दासियां मतलब उनकी जो पत्नियां थी वो दासियां बन गई या अपने राज वैभव से निष्कासित कर दी गई, या जो राजा महाराजा उनसे युद्ध में हार गए उनको उन्होंने जेल में डाल दिया। तो इस तरह से वे पूरे भारत के कर्ता बनने की सोच रहे थे। रिवॉल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो समय था जब आजादी के लिए पहली बार विद्रोह छेड़ा गया। ये विद्रोह छेड़ने के का मुख्य कारण था कि मंगल पांडे जो कि एक सिपाही थे और ब्रिटिशर्स ने न्यू कार्ट्रिज राइफल स्टार्ट किए, जिसमें कार्ट्रिज को मुंह से छील करके बारूद और जो गोली होती थी वो राइफल में डाली जाती थी। और इसमें ये बात सुनने को आई कि जो कार्ट्रिज है उस पर ग्रीस किया जाता था फैट ऑफ काउ और पिग, जिससे कि मुस्लिम्स और हिंदू दोनों की सेंटिमेंट्स को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट होता था, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटीज में पिग का जो मीट होता है वो हराम होता है और गायों को हिंदू में पवित्र मानते हैं, सैक्रेड मानते हैं, तो वो उसकी हत्या या उसका मांस नहीं खा सकते। तो जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और मंगल पांडे ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई और ये आवाज उठाई गई। तो बाद में कई सारे उन्होंने सपोर्ट के साथ जो अन्य सिपाही थे उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाने के बाद ये विद्रोह छेड़ दिया। बाद में मंगल पांडे को कैप्चर किया गया, उनको जेल के बाद सूली पर चढ़ा दिया गया। इसी के बाद ऐसे कई राजा महाराजा और कई रूलर्स थे जो अंग्रेजी सरकार की इस कुटिल नीतियों के विरुद्ध थे। उन्होंने अपनी आवाज उठाई, जिसमें कि नाना झुंझुनू, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे, बेगम हजरत महल और बहादुर शाह जफर भी शामिल है। तो बहादुर शाह जफर को जब भारतीय जनता ने दिल्ली का एकमात्र मुगल एम्परर मानते हुए उसे भारत का शासक नियुक्त कर दिया और उन्होंने जब आवाज उठाई तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, उनके और उनके परिवार को जेल में डाल दिया और उनके बच्चों को गोली से मार दिया ताकि उनकी कोई भी वारिस न रहे। और बहादुर शाह जफर को बर्मा ले गए, वहां उनको जेल में डाल दिया गया और उनकी मृत्यु बाद में हो जाती है। इस तरह से मुगल एम्परर खत्म हो गए। आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 400 इसके बाद मतलब पहले आजादी के युद्ध के बाद क्या क्या घटनाएं हुई, तो ये रिवॉल्ट 1857 में लड़ा गया था, इसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। अब इस युद्ध के बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे। 400 सालों का मुगल रूल जो था वो खत्म हो गया जब बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई। ठीक है, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्निंग थी वो खत्म हो गई, क्योंकि वो इस तरह से पूरी तरह से टूट गई थी। और फिर ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया को गवर्न करना शुरू कर दिया और इसके लिए गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए, जिन्हें वाइसरॉय के नाम से भी जाना गया। भारत के पहले वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और इसी तरह से जब अंग्रेजी सरकार के कुटिल नीति और जो उन्होंने भारतीय जनता का शोषण किया, भारत का शोषण किया और भारत का विभाजन करना शुरू कर दिया टेरिटरीज में और प्रोविंसेस में, तो भारत ने की जो
लोकल पर्सन्स थे और जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने भी आवाज उठाई। तो इस तरह से फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें कि लोगों ने आंदोलन या क्रांति के लिए लेख, अभिलेख, कविताएं या कविता वादन या डिबेट की, जिससे कि वो मोर्चा भी स्टार्ट किया, जिसमें आपके बहुत से आंदोलन रहते हैं। नॉन ओबीडियंस मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट है, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा किए जा रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना था। तो इस तरह से ये चैप्टर आपको ब्रिटिश रूल के द्वारा किए गए अन्याय और 1857 के विद्रोह के बारे में बताता है। So this was the chapter explanation. I hope you must have understood about the chapter. Thanks for watching this video. If you found the video useful, please press the like button and subscribe the channel. Have a nice day, friends. Bye bye.